हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुड़ जाइए। तरावी पढ़ रहा था, इस वजह से 10 मिनट और देर हुआ। तरावी पढ़ रहा था, इबादत में था। इबादत खुदा की इबादत में बिजी था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इस वजह से 10 मिनट, 10 बजे मैंने बोला था, 10 मिनट और लगा। जुड़ जाइए आप लोग, 2-4 मिनट देता हूँ, जुड़ जाइए। जुड़ते जाइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सबको, तमाम लोगों को। वालेकुम सलाम। खुश रहिए। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। कल के लेक्चर में किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और तरावी में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें 10-5 मिनट, यानी 10 PM है तो उसमें 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है ना। अभी तरावी पढ़ा और ख़त्म हुआ, उससे मतलब फ्री हुआ तो बस 2 गिलास पानी पिया हूँ और डायरेक्ट लाइव हो रहा हो, चूँकि देर हो गया था। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। कल वाले लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो बता दे, तो उसको डिस्कस कर दूंगा मैं, है ना। नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा। कल वाले लेक्चर से संबंधित रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, उसको डिस्कस कर दूंगा। नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा। और वो एक मतलब एक बच्चे का था, कल पूछा था उसने कि यूनिट सेल पढ़ना है। अबे गधे, सिलेबस क्यों नहीं देखता है? इतना मिस इन्फॉर्म क्यों रहता है? इसीलिए मैंने कहा था कि पढ़ के आया करो। यूनिट सेल तुम्हारा सिलेबस है ना। बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट यूनिट सेल और एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुमको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, 12th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। जेई अगर किसी को देना है या किसी को अगर नीट देना है तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आजम, तुम कह रहे थे कि यूनिट सेल पढ़ना कि नहीं पढ़ना है? पढ़ के आया करो। कितनी बार कहा कि उसको पढ़ो, उसके बाद फेसबुक लाइव में हमसे जुड़ा करो। यूनिट सेल तुम्हारा सिलेबस है, अब तुमको तुम्हारा सिलेबस ही पता नहीं है, इसीलिए सिलेबस उड़ा देता है सब, है ना। उसके बाद जब एग्जाम में जाते हो तो पता चलता है कि ये तो पढ़े ही नहीं। उसके बाद तुमको टीचर जो है एंटरटेन ही नहीं करता है। चलो ठीक है। एनसीईआरटी का मैंने बोला था 3 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का मैंने कहा था 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, उसको पहले डिस्कस कर देते हैं। जितना आप तक पढ़े हो उससे जो रिलेटेड है ना, वो 3 क्वेश्चन उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा वो एनसीईआरटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पढ़ना पलटने तो पहले कहाँ है। हाँ, एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस है उसका 3 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो तुम एनसीईआरटी में जाके पढ़े होगे या पढ़ोगे, ठीक है। जितना अब तक मैंने पढ़ाया सॉलिड स्टेट में, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन है अब तक। उन तीनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस।
यानी अमॉर्फस के टर्म को डिफाइन कीजिए कि अमॉर्फस एक्चुअली होता क्या है। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो भाई अमॉर्फस सॉलिड क्या है? अमॉर्फस सॉलिड एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिस सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड है, इरेगुलर है। यही कारण है कि इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। और एग्जांपल, इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है ग्लास, जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सब हो चुका है ना। ग्लास, प्लास्टिक और भी बहुत सारा चीज है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। हिंदी बता देंगे। और अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। हिंदी इसका बता देते हैं कि एक ग्लास एक सॉलिड से कैसे अलग है ना, जैसे कि क्वार्ट्ज, और किन हालात में क्वार्ट्ज को हम ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसका केमिकल फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक। अब SiO4 टेट्राहेड्रा के अंदर SiO2 रहता है, ठीक है। अब इसको पहले गर्म करके फिर कूल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लास में, ठीक है। जो कंटेंट मैंने डाला है वो नोट, उसमें ये सब डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भाई क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयोनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और कोवेलेंट और अमॉर्फस सॉलिड। यानी नीचे दिए गए जितने सब्सटेंसेस हैं उनको क्लासिफाई कीजिए आयोनिक सॉलिड में, मेटालिक में, मॉलिक्यूलर में और अमॉर्फस में, ठीक है। और दिया हुआ है एग्जांपल में टेट्रा फास्फोरस डेकोक्साइड यानी P4O10 और ग्रेफाइट, ब्रास, अमोनियम फॉस्फेट, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, फिर RH, I2, लिथियम ब्रोमाइड, फास्फोरस P4, सिलिकॉन और प्लास्टिक। तो इसमें से देखिए आयनिक हो जाएगा अमोनियम फॉस्फेट, लिथियम ब्रोमाइड, मेटेलिक हो जाएगा ब्रास और रुबिडियम, मॉलिक्यूलर हो जाएगा आयोडीन I2, फास्फोरस P4 और सिलिकॉन Si, कोवेलेंट हो जाएगा P4O10, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, अमॉर्फस हो जाएगा प्लास्टिक। ये 3 क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ठीक है। समझने में दिक्कत हो वीडियो दोबारा से 12, 4 बार, 10 बार सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। और ग्रुप में जो है वो नोट जो सॉफ्ट कॉपी डाला है क्लासरूम कॉपी का, उसमें भी ये अवेलेबल है। जितनी बात हमने बताया वो नोट के रूप में अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं यार ठीक है। अब देखिए सॉलिड का जितना भी क्लासिफिकेशन था वो तमाम क्लासिफिकेशन ओवर हो चुका है, बता चुके। अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड और मेटालिक और बनाना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे यूनिट सेल की तरफ, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक 3 डायमेंशनल सब्सटेंस है। 3 डायमेंशनल होता है शेप में। 3 डायमेंशन का मतलब 3 एक्सिस पहले ही बता चुके हैं। और 3 एक्सिस का मतलब फेस कितना हो गया? 6 हो गया। फेस कितना हो गया? 6 हो गया। 1 डायमेंशन 2 फेस, 2 डायमेंशन का मतलब 4 फेस, 3 डायमेंशन का मतलब 6 फेस। और फेस कैसे 6 है वो दिन 2 कॉपी को पार्शियल ओवरलैप करके मैंने बताया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न यूनिट, ध्यान से सुनना, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस का सबसे छोटा बार बार आने वाला यूनिट, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। जो बड़े पैमाने पे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पाया जाता है और चारों तरफ से स्मूथ
यानी चिकना सरफेस से बंधा होता है, और एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा यूनिट सेल होता है। इसीलिए एक यूनिट सेल को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट सेल किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस का स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से, एतबार से सबसे छोटा उसका यूनिट है, स्मॉलेस्ट। और जिसको, यानी एक यूनिट सेल किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल अगल बगल 3 डायमेंशनल मैनर में अगर हम यूनिट सेल को सजाते चले जाएं तो एक क्रिस्टल मिल जाएगा, और फिर एक क्रिस्टल, यानी सॉरी बहुत सारे क्रिस्टल्स को 3 डायमेंशनल मैनर में फिर से अगर हम रिपीट कर दें तो वी विल गेट द एंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। पूरा एंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस हमको हासिल हो जाएगा। और एक यूनिट सेल के अंदर किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा, है ना। और यूनिट सेल का सर्टेन पैरामीटर्स होता है। जब यूनिट सेल किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, और हमने कहा कि पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रखता है, तो इसका मतलब है कि जिस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस का यूनिट सेल होगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी रखेगा। और जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस शेप में 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक शेप्ड है, क्यूब या क्यूबॉइड के आकार का है, तो उसका कुछ पैरामीटर होगा। अब आप जानते हैं कि एक क्यूब का 3 साइड एंगल होता है, उसी तरह से एक यूनिट सेल का भी 3 साइड एंगल होगा, जिसको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। कितना साइड एंगल हो गया? ए, बी और सी। एक्स एक्सिस पे जो लंबाई होगी ए, बी एक्सिस पे जो लंबाई होगी बी, सॉरी वाई एक्सिस पर, सॉरी फिर से करते हैं, एक्स एक्सिस ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। इस पे उस यूनिट सेल की जो भी लंबाई होगी इस एक्सिस पर, उसको हम रिजेंबल करते हैं स्मॉल ए से। फिर वाई एक्सिस जो है उस पर उस यूनिट सेल की जो भी लेंथ होगी उसको रिजेंबल करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। और जेड एक्सिस पर जो भी उस यूनिट सेल का लेंथ होगा उसको रिजेंबल करते हैं सी से। यानी एक यूनिट सेल का 3 पैरामीटर हो गया, साइड लेंथ ए, बी और सी, ठीक है। दूसरा, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को जब इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट ये है ना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कहीं तो मिल रहा है, फिर जेड एक्सिस से तो कहीं मिल रहा है, तो 3 एंगल क्रिएट होगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये दोनों, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये इन फेसेस के मिलने के चलते हो रहा है। ये जो अलग अलग साइड का जो फेस है, ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक दूसरे को लाइक दिस, तो इससे जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं दो फेस के मिलने जुलने कटने मरने के चलते क्रिएट होने वाला एंगल, यानी इंटरफेशियल एंगल। एक्सिस 3 है तो मीटिंग पॉइंट भी 3 होगा, इंटरसेप्शन भी 3 होगा, इंटरसेप्शन 3 होगा तो इंटरफेशियल एंगल भी 3 क्रिएट होगा। और ये 3 इंटरफेशियल एंगल को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा और गामा। यानी 3 इंटरफेशियल एंगल हो गया अल्फा बीटा गामा, और 3 साइड लेंथ हो गया ए, बी और सी। और एक क्यूब के अंदर कॉर्नर कितना होता है सबको पता है, 8 कॉर्नर। फेस कितना है, 6। क्यों 6 है? क्योंकि एक्सिस कितना है, 3। एक एक्सिस 2 फेस
और सॉरी, हाँ ठीक है, एक एक्सिस 2 फेस और 2 एक्सिस 4 फेस और 3 एक्सिस तो 6 फेस। यानी एक यूनिट सेल का सर्टेन पैरामीटर क्या है? 3 साइड लेंथ एबीसी, 3 इंटरफेशियल एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, 8 कॉर्नर्स, 6 फेस और एक उस क्यूब के बॉडी का सेंटर। सेंटर तो एक ही होगा ना, ठीक है। फिर से एक मतलब रिपीट कर देते हैं, लिखा पढ़ी में सब दिया हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है ना, वो अपना लिखते रहना बैठ करके, यहां समझ लो। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल का पैरामीटर कितना हो गया भाई? तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर्स, ठीक है, 6 फेसेस, 6 फेस, और फेस हम बता चुके हैं वो कॉपी वाला एग्जांपल दे करके, और एक बॉडी का सेंटर, बॉडी तो एक ही है तो सेंटर भी एक ही ना होगा भाई, और 3 साइड लेंथ ए, बी और सी, और 3 इंटरफेशियल एंगल, दैट इज अल्फा, डिनोटेड बाई, तुमको जिससे मने करो रॉकेट साइंस थोड़े, लेकिन बुकिश किताबी चीज है, अल्फा कोमा बीटा एंड गामा। और सबसे ताज्जुब की बात है, जान के तुमको हैरानी होगी, कंसेप्ट देखो, देखो कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग रटते रहते हैं क्रिस्टल सिस्टम कितना है, तो 7 है, सुबह 7 है, तो शाम में 7 है। और देखो हम कंसेप्ट देते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल का, चूंकि यूनिट सेल शेप में क्या है, क्यूबिक है, और जब क्यूबिक शेप्ड यूनिट सेल है तो उसका पैरामीटर कितना है भाई? 3 साइड लेंथ है एबीसी और 3 इंटरफेशियल एंगल है अल्फा बीटा गामा। यानी इस क्यूब को अगर तुम रोटेट करोगे, अगर रोटेट करोगे तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इसका कितना होगा? 6 पैरामीटर है, 3 साइड एंगल, 3 इंटरफेशियल एंगल, उसमें एक और बढ़ा दो, 6 + 1 7। यही कारण है कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम मैथमेटिक्स के एतबार से ज्योमेट्री के साथ छेड़छाड़ करके मैक्सिमम पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम कितना है? 7। सिर्फ 7 है क्रिस्टल सिस्टम। अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम किस आधार पे? उनके शेप के आधार पर, उनके जियोमेट्री के आधार पर। और जियोमेट्री तभी बनता है जब एक्सिस के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाता है, तभी जियोमेट्री में बदलाव आता है। डाउट लगे तो अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दो और 24 घंटे में जो तुम 8 घंटे की नींद लेते हो, किस तरह से सोते हो, तुम्हारी जियोमेट्री में क्या क्या बदलाव होता है करवट फेरते वक्त, वो तुमको ही मालूम हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि ज्योमेट्री में कोई भी चेंज होता है मतलब शेप उसका बदला है ना। ज्योमेट्री में कोई भी बदलाव होगा तो एक्सिस ना चेंज होगा। पैर पे खड़े रहते हो यार, कभी इस पैर पर कभी उस पैर पर, है ना, कभी ऐसे बैठते हो कभी वैसे बैठते हो, तो एक्सिस पर दाएं बाएं बेंड कर रहे हो ना, ठीक है ना, क्लियर। तो बेंड कर रहे हो तब तो तुम्हारा कौम आदमी बोलता नहीं है कैसे क्यों खड़ा है, ऐसे क्यों खड़ा है, शेप क्यों बदल रहा है, सीधा खड़ा रहो, सावधान, अटेंशन मोड में। तो कहने का मतलब है कि तुम अपने ज्योमेट्री के साथ अगर थोड़ा भी बदलाव करते हो किसी भी तरह का, लोग साइड करवट होते हैं, चिप्स होते हैं, पट्स होते हैं, है ना, दाएं करवट होते हैं, बाएं करवट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब क्या है? अपने एक्सिस के इर्द गिर्द किसी भी तरह का कोई तुम इनोवेशन कर रहे हो, कोई पॉजिटिव सुधार कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, जो भी रीजन है। तो हमने ये बात क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 3 साइड लेंथ है यार एबीसी, और रहेगा भी, क्यों नहीं रहेगा यार, और 3 इंटरफेशियल एंगल है। इंटरफेशियल एंगल क्रिएट हो गए जब मतलब क्यूबिक शेप्ड है तो 3 एक्सिस है। अब 3 एक्सिस है और सॉलिड स्टेट में हम लोग हैं, तो सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो तीनों एक्सिस में रहेगा क्या? इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल आयन रहेगा। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ना, तो तीनों एक्सिस कहीं तो मिलेगा, ऑरिजिन तो होगा कहीं पर, कहीं तो मिलेगा। तीनों एक्सिस एक दूसरे से नमस्ते प्रणाम करेगा, तो जैसे ही मिलेगा एंगल विल बी क्रिएटेड। क्लियर? तुम भी किसी से हैंडशेक करते हो तो एंगल क्रिएट होता है, और वही 3 एंगल क्रिएट इसलिए हुआ
कि ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल शेप में है क्यूबिक, तो तीन एक्सिस है, तो तीन इंटरफेशियल एंगल तो बनना ही है, और तीन इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा और तीन साइड लेंथ ए बी और सी, इन छहों को मिला करके 6 यूनिट सेल का पैरामीटर हुआ, और यही 6 यूनिट सेल का पैरामीटर जिम्मेदार है मैक्सिमम नंबर ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट करने का। चूंकि पॉसिबल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन अगर होगा तो 6 + 1 दैट इज 7। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एटम्स के एलोकेशन के आधार पर, एटम्स के एलोकेशन मौजूदगी के आधार पर, ठीक है, कि यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है, अभी बता रहे हैं उसको, उसके आधार पर 14 ब्रेविस लैटिसेस है। क्रिस्टल सिस्टम से 7 और टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस कितना है 14। अब अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप का यूनिट सेल है उसके आधार पर टोटल ब्रेविस लैटिसेस है 14। टोटल 14 टाइप का क्रिस्टल लैटिस है। चूंकि इसको ब्रेविस नाम के मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंट किया, पता लगाया, इसलिए इसका नाम है ब्रेविस लैटिसेस। 14 ब्रेविस लैटिसेस। क्रिस्टल सिस्टम कितना 7, टोटल लैटिसेस क्रिस्टल कितना 14, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस। ठीक है, अब आते हैं देखिए यूनिट सेल के टाइप पर। तो भाई मेरे यूनिट सेल के अंदर, अबे यूनिट सेल कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार, क्यूब बनाओ ना, बैठ जा आराम से, है ना। जिनको मसाला भेजना था वो सब कॉपी नोट्स में सब फोटो वोटो दुनिया भर का बना हुआ है, सारा फूल पत्ती वहां देखते रहो अपना। इधर लाइव मतलब जो बता रहे उसको सुनो, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। तो भाई यूनिट सेल में हमने कहा कि 8 कॉर्नर है, 6 फेस है और बॉडी का सेंटर है 1। यूनिट सेल का डेफिनेशन भी हमने दे दिया कि यूनिट सेल क्या बला है, किसे बोलते हैं। अब आइए यूनिट सेल का टाइप। यूनिट सेल का 2 टाइप है, ठीक है। बेसिकली घबराओ मत, सब बताएंगे। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना, एकदम प्राचीन, जो सबसे पहले खोजा गया हो। प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही हम बेसिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। ध्यान से आराम से सुनो। पहला टाइप है यूनिट सेल का, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, और जो सबसे प्राचीन होगा वो सबसे पहले ढूंढा गया होगा, सबसे पहले इन्वेंट हुआ होगा। और इसी को बोलते हैं प्राइमरी यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट सेल, और इसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स। पहला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में लिखते हैं FCC। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में लिखते हैं BCC। और तीसरा नंबर है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल हुआ कितना टोटल 4। एक प्राइमरी यानी सिंपल क्यूबिक, और 3 हो गया इधर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड फेस सेंटर्ड। अब ये जो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटम्स। 3 पोजीशन हमने बताया है। एक क्यूब में 8 कॉर्नर है, एक उसका बॉडी का सेंटर है, और दूसरा 6 फेस है, 6 फेसेस। 6 फेस कहां से आया है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है 3 एक्सिस। और 3 एक्सिस क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है 3 डायमेंशनल। ऐसा हम नहीं बोलते, क्लियर है। ऐसा रदरफोर्ड, बोर एक लाइन से बोलते चला आ रहा है, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसको डिफाइन किया जा रहा है कि ये वो यूनिट सेल है, ये वो यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल के अंदर, जिस यूनिट सेल के अंदर, जिसको लग रहा है कि हम हिंदी में ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सबको आई वुड लाइक टू मेक ईच एंड एवरी, है ना, मैंने फील सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो समझ सके। क्लियर है? इंग्लिश में बोलेंगे तो किसी को दिक्कत हो सकता है, हिंदी में सबको समझ में आएगा, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना। क्लियर है? तो बेहतर। इंग्लिश में नोट्स लिखा हुआ है ना, ग्रुप में पूरा कॉपी खेल रहा है ना सब, बस वहीं तक सीमित रहे। तो हम हिंदी इधर बोल रहे, समझा रहे, इधर क्वेरी मारने का, और उधर आकर के नोट पढ़ने का। कोई दिक्कत हो, आई एम लायबल, आई एम रेस्पॉन्सिबल, जस्ट शूट योर क्वेरी, आई वुड लव टू हियर दैट। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई ऐसा है कि यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में एससी लिखते हैं, उसको डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि ये वो यूनिट सेल है, ये वो यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल के अंदर एटम्स, डिपेंड करता है कि एटम्स है, इंडिविजुअल पार्टिकल या मॉलिक्यूल है या आयन है, हम एटम ही पकड़ के चलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल के अंदर एटम्स की मौजूदगी, सिर्फ एटम्स की मौजूदगी ओनली, सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर है, ना फेस के सेंटर पर है, ना ही बॉडी के सेंटर पर है। एटम कहां मौजूद है? सिर्फ 8 कॉर्नर पर। And simple cubic unit cell is defined as the unit cell in which the atoms are only present at the 8 corners. यानी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वैसे यूनिट सेल को हम डिफाइन करते हैं जिसके अंदर एटम सिर्फ कहां मौजूद है? 8 कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर। और 8 कॉर्नर पे मौजूद है एटम, तो एक एटम के प्रति उस यूनिट सेल का शेयरिंग कितना हो गया? 1/8। हर कॉर्नर उस एटम को कितना शेयर कर रहा है? 1/8। क्योंकि 3 डायमेंशनल मैनर में 8 कॉर्नर अलग अलग दूसरे यूनिट सेल से भी तो जुड़ा होगा, यानी हर कॉर्नर पे शेयरिंग कितना है? 1/8। 1/8 शेयरिंग क्यों है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है? 8, और हर कॉर्नर पे एटम कितना है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मौजूद होगा, वो कितना होगा? 8 × 1/8, यानी 8 8 कट जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 1 होगा। सब लिखा हुआ है, आराम से उसको नोट कीजिए, जो करना है कीजिए। वहां डाउट हो, मेरा वीडियो फेसबुक पे आके सुनिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना पाया जाता है? ओनली 1। क्यों? कॉर्नर 8। इस यूनिट सेल में एटम सिर्फ कहां मौजूद है? ओनली एट द 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर। शेयरिंग हर कॉर्नर पे कितना है? 1/8। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 8 × 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 1। अब दूसरा यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम डिफाइन करते हैं कि ये वो यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल के अंदर एटम्स की मौजूदगी 8 कॉर्नर्स के अलावे, वहां तो मौजूद है ये, 8 कॉर्नर्स के अलावे जो टोटल नंबर ऑफ फेस है 6, उनके सेंटर्स पर भी मौजूद है। यानी एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज बीइंग डिफाइंड एज द यूनिट सेल इन विच द एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट at the face centers apart from the atoms being present at the 8 corners। अर्थात इन हिंदी राष्ट्रभाषा एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बेसिकली डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि ये वो यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल के अंदर एटम 8 कॉर्नर पे तो मौजूद है ही, रहेगा ही, होता ही है। इसके अलावे एटम जो टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर है, 6 फेसेस है, उनके सेंटर पे भी मौजूद रहता है। ठीक है, और कॉर्नर पे शेयरिंग मैंने बताया 1/8। फेस के सेंटर पे शेयरिंग कितना होगा? हाफ। एक फेस पर जो एटम मौजूद होगा वो तो बगल वाला जो यूनिट सेल है उसका फेस सेंटर भी शेयर करेगा ना,
तो टोटल शेयरिंग एक पेज पे कितना हो गया? हाफ, 1/2। टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है? 6। तो एक पेज सेंटर यूनिट सेल में एटम का टोटल नंबर क्या हो गया? कॉर्नर पे मौजूद है 8 × 1/8 प्लस पेज कितना है? 6। शेयरिंग कितना? हाफ, यानी प्लस 6 × हाफ, 2 × 6 और 8 8 कर दिया तो 1 + 3 = 4। 1 + 3 = 4। यानी एक पेज सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना रहता है? 4। तीसरा यूनिट सेल है बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में बीसीसी लिखते हैं लोग। बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसे यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं जिस यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर पे एटम के मौजूद रहने के अलावे 8 कॉर्नर पे एटम के मौजूदगी के अलावे उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी एटम मौजूद रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा एक बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल में? 8 × 1/8 कॉर्नर पे मौजूद हो चुके प्लस बॉडी क्या है? 1, सेंटर क्या है? 1, एटम कितना मौजूद? 1, तो 1 × 1 यानी 1 + 1 टोटल 2। इसका मतलब एक बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? तो 2। ठीक है। और चौथा और आखिरी यूनिट सेल का टाइप है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में EFCC। ये यूनिट सेल डिफाइन करते हैं कि ये वो यूनिट सेल है जिस यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स पे एटम की मौजूदगी के अलावे आइदर ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस, आइदर ऑफ द यानी दोनों अपोजिट फेस, कोई भी 2 अपोजिट फेस, कोई भी 2 अपोजिट फेस, चाहे ऊपर नीचे, चाहे इधर उधर बाएं दाएं, चाहे आगे पीछे, कोई भी 2 अपोजिट फेस पर एटम मौजूद रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया भाई एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में? 8 कॉर्नर पे मौजूद है 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर कितना है? 2। शेयरिंग कितना? हाफ, तो 2 × 1/2 यानी 2 कट गया, तो फिर 8 × 1/8 8 8 कट गया। एक एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 2। ठीक है, क्लियर? जिनको कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो खाली टेबल बना बना करके रटने के मतलब आदत से मजबूर है, कितनों हम बताएं, क्योंकि हमसे भी पढ़ते हैं तो और भी बहुत लोग से पढ़ते होंगे। बहुत सारे लोग हैं इतने बेशरम है कि खुद ही कह रहे हैं कि MTR जिंदाबाद, है ना, मार लो टोटल रट्टा। ठीक है, तो मेरे अलावे और भी लोगों से मिलते जुलते हैं आप, तो कि बहुत लोगों को शौक होता है कि कहाँ सर इतना डिटेल में बता रहे हैं, एक टेबल दे दीजिए, उसको बिछा के सो जाएंगे, सुबह बदन से निकलेगा। तो उनके लिए लीजिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम है 1, बड़ी सेंटर यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम है 2, फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम है 4, एंड फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम है 2, सिंपल क्यूबिक में 1, फेस सेंटर में 4, बड़ी सेंटर यूनिट सेल में 2, एंड फेस सेंटर यूनिट सेल में 2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये रहा यूनिट सेल और यूनिट सेल का टाइप। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। इसी क्वेश्चन काफी न्यूमेरिकल इससे रहता है। ठीक है ना, कुछ पूछना है तो पूछो। कल आज 3 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस कर दिया है ना, कल प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे इसका। ठीक है, प्रॉब्लम भी वो क्लास नोट्स वाला उसमें ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है ना, क्लियर? उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। कोई जरूरी नहीं कि उसी को हम डिस्कस करें, वो तुम्हारे लिए। ठीक है, क्लियर? उतना हम हर बैच में एकदम कट कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ाते हैं ना, मेरे मूड के ऊपर है, मेरे दिमाग में क्या प्रॉब्लम आएगा, जो क्वेश्चन दिमाग में आया वही पुटअप होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है क्वेश्चन उसको भी हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि जीवन तो तुम लोग को सफल तभी होता है ना जब उसका मिसलेनियस बनाते हो।
क्योंकि 12th का एग्जाम में तो इम्पोर्टेंस है उसका, हर जगह कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंस है। तो और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। और फिर से हम बोल रहे हैं कि पढ़ के आया करो। नहीं पढ़ के आते हो तो हम टॉपिक का नाम लिखते हैं तो बोलते हो कि सर ये पढ़ना है, बताइए। यूनिट सेल कह रहा है कि पढ़ना है, गजब है। सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है सबसे अछूता और सबसे, दो चैप्टर इनफैक्ट 12th में यार, एक सॉलिड स्टेट और दूसरा सरफेस केमिस्ट्री। पता नहीं इसके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। सॉलिड स्टेट को कहा जाता है कि तो फिजिक्स में पढ़ लोगे, और सरफेस केमिस्ट्री को कहा जाता है कि अरे ये तो खाली लिखा पढ़ी का है यार, नोट्स का है, इसको दे देंगे हम, एगो पोथी पतरा उसको बिछा के सो जाना। जबकि सरफेस केमिस्ट्री भी कंसेप्चुअल है, टिंडल इफेक्ट में बहुत कंसेप्ट है। एक से एक तो बहुत मजेदार चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें दूध दही पूरा यही सब तो पढ़ना, मजेदार एक से एक चीज है उसमें। नाली सफैया आंदोलन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंस है सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये क्यों होता है तुम लोगों के साथ? इसलिए होता है कि तुम लोग पढ़ के नहीं जाते हो, ना कहीं पढ़ के जाते हो और ना ही यहाँ पढ़ के आते हो। तो पढ़ के नहीं जाओगे या पढ़ के नहीं आओगे तो कैंचिया लेके सिलेबस उड़ा देगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में बैठोगे तो कहोगे बड़ा मैंने तो दिक्कत हो गया, ये पूछा नहीं, वो नहीं पूछा, वो नहीं पढ़े, अब वो नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो अपना कम से कम पढ़ के आओगे ना तो सवाल पूछोगे। सवाल पूछते ही नहीं है कोई तो क्या बोला जाए, ठीक है ना। सवाल नहीं पूछोगे तो बल्कि यहाँ से तुम अमेरिका भी चल जाओगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। वह कोटा में पढ़ रहा है लड़का, सवाल क्या पूछ रहा है कि सर मतलब नंदन पॉलिटिकल कमेंट नहीं, ठीक है बेटा, पॉलिटिकल कमेंट नहीं, अपना कमेंट डिलीट करो, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा सवाल पूछोगे ना तो उतना बेहतर। आप पढ़ के आओगे तो यू विल बी, है ना, एबल टू आस्क, मेरे साथ कांटेक्ट कर पाओगे। अभी हम जितना बात बताए इसमें 10 सवाल पैदा हो सकता है, इनको पूछते ही नहीं, है ना। खाली दूसरे टीचर का पुड़िया लेकर के आ करके दूसरे चैप्टर का क्वेरी मारता है कि देखे सर बड़ा मतलब, है ना। अरे तो सवाल वे ना पूछेगा, टीचर का काम का है बे, तुम सवाल पूछ हम बताएंगे, और क्या करेगा, है ना। पूछ, तेरे अंदर दम है, सलाहियत है तो पूछ, क्लियर। लेकिन पूछेगा तब तो, पूछता है ही नहीं, खाली परिणाम नमस्ते खेल रहा है। अब पढ़ के आएगा तो पूछेगा, नहीं पढ़ के आएगा तो ऐसे टाइम पास होगा, है ना। मेरा क्या है, सिलेबस का डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है। लॉकडाउन खत्म होगा तो जितना हाथ तक पढ़ा दिए है उसके आगे ही जाएंगे, है ना, उसके आगे जाकर के पढ़ाएंगे, ठीक है। और मतलब उससे ज़्यादा फायदा होगा, बेहतर होगा। कुछ पूछना तो पूछो, टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो पूछो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। और एनसीईआरटी के मिसलेनियस में जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हम देख ही लेते हैं, सब बाद में देखेंगे कहाँ पे पढ़ना पड़े। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में जो आज यूनिट सेल का टाइप बताए हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसको ट्राई करो बनाने का। नहीं बनता है तो फिर हम तो बताएंगे ही, है ना। कोशिश करो कि मतलब उसको बना पाओ, बनाओगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, तुम्हारी फायदा होगा, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार चैप्टर है। कम से कम हम जो बता रहे हैं आज, जैसे हमने यूनिट सेल का टाइप बताया, तुम उसको एनसीईआरटी में जाके पढ़ो, मत पढ़ो कोई दूसरा किताब, तो कम से कम इसी में तो पढ़ लो। इसमें पढ़ने के बाद आगे का पढ़ लो, जो तुमको लगता है कि इसके बाद अगला टॉपिक सर बताएंगे उसको भी पढ़ लो। पढ़ने के बाद 50 तरह का कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को अंडरलाइन करो और पूछो। दिन भर लॉकडाउन में तुम लोग क्या करते हो, नहीं करते हो, क्या मामला आपको समझ में नहीं आता है ना। बहुत सारा लड़का लगता है कि 10 बजे रात में स्विट्जरलैंड चला जाता है ना, यही हाय हेलो में कहीं बिजी हो जाता है ना। तो उससे मतलब नहीं है, वो ठीक है, सबका अपना पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है, पर्सनल मामला है। आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन ऑल दोस स्टफ,
लेकिन फिर भी, है ना, मान लीजिए लॉकडाउन है तो फोनवा का लॉकडाउन नहीं ना हुआ है, और सबके मोबाइल में क्या बोलते हैं उसको, अनलिमिटेड कूपन है। तो सब 10 बजे रात में लगता है खाना वाना खा करके हाई हेलो में बिजी हो जाता है, हाउ वाज दैट डे, है ना, उसमें बिजी हो जाता है। खैर उससे मतलब नहीं है, जो लोग नहीं जुड़ता है वो अपना बाद में वीडियो देखेगा। मेरा काम है, अपना काम हम कर देते हैं, बाकी तुम लोग क्या करेगा नहीं करेगा अपना समझ, है ना। इतना तो बक रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ, फिर भी कोई कुछ नहीं करता, खाली झोला लेके आता है, झोला लेके जाता है। पटना में झोला ढोते ढोते थक जाता है, तो फिर कोटा चल जाता है ढोने के लिए। उसके बाद वो वापस आके लौट के कहता है अपने फादर को कि जानते हैं पापा, आप सोच रहे हैं कि रेलवे का तैयारी करें, तो लो बेटा ऐसे सवाल नहीं पूछोगे तो ऐसे झोला लेके हाफ पैंट पहन के ऐसे सब्जी ढोते रह जाओगे। सवाल पूछो, सवाल, ठीक है, सवाल पूछने की आदत डालो, बदलाव आएगा तुम्हारे पर्सनालिटी में। सवाल पूछो, सवाल पूछने की कला डेवलप करो। और सवाल कब पूछोगे, जब पढ़ोगे। पढ़वे नहीं करोगे तो क्या सवाल पूछोगे, नहीं पूछ पाओगे। पढ़ोगे तो सवाल पूछोगे। अभी तुम जिस एज ग्रुप में हो तुम लोग, उस उम्र में क्या काम है तुम्हारा, है ना। बहुत से लोग आते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उस किस्म का हम नहीं है टीचर, है ना। बच्चों मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, मैंने नहीं लग रहा, सोच रहा हूँ कूद जाऊँ गांधी सेतु से, आई एम नॉट लाइक दोस्त, ठीक है। उस किस्म की आदत नहीं मेरी, है ना, उस किस्म का मिजाज है मेरा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद समझ में आएगा, 20 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, मरने के पहले जरूर समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। सवाल पूछना इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सवाल पूछने का मतलब है कि तुम सोच रहे हो, और जब सोचना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा टेम्परामेंट डेवलप होगा। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। न तो इंजीनियर भी बन जाओगे तो पुल गिराओगे, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगर बन गए तो फिर पुल गिराओगे, और डॉक्टर बनोगे तो पेट में कैंची छोड़ोगे, ये बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, मतलब हम लोग भी पढ़े हैं यार, हम लोग के वक्त भी मतलब सवाल पूछने का यही डंडा था, ठीक है। सवाल पूछने नहीं देता है लोग, ठीक है, एकदम नहीं पूछने देता, वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा, सवाल फिर पूछोगे अगर तो सिलेक्टिव, बहुत सारे लड़कों की हम जानते हैं ये व्यथा, ये दिक्कत। सवाल अगर आप क्वेरी करते हैं तो बहुत सारे लोग सिलेक्टिव होते हैं सवाल लेने में। जो सवाल उनको पसंद होगा वो लेंगे, जो नहीं पसंद होगा वो लेंगे नहीं। तो क्वेरीज होते हैं, क्वेरीज ओनली वांट्स आंसर्स, queries they need to be answered all the time, every query requires an answer, ठीक है। तो उसमें दिक्कत है, और तुमको कोई आदमी मौका दे रहा है सवाल पूछने का, तो नहीं पूछोगे तो मेरा क्या लोगे, है ना, ठीक है। इसलिए सवाल पूछने की आदत डालो। जितना ज़्यादा सवाल पूछोगे उतना बेहतर होगा, उतना फायदा होगा तुमको, उतना फायदा, मतलब तुम्हारा पूरा पर्सोना अलग हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उससे तुमको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा अपने आप में, अपने अंदर में बदलाव। क्योंकि 11th 12th 2 साल और रख लो, 3 साल और रख लो, है ना, कितना दिन ऐसी हाफ डिप करोगे, ठीक है। गार्जियन की उम्मीद है ना फादर, उसको पूरा करो। जितना ज़्यादा क्वेरी करोगे उतना बेनिफिट होगा, उतना फ़ायदा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। फिर से 2 मिनट हम वेट करते हैं कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। कल डिस्कशन होगा, बाकी जो मिसलेनियस का प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर दूंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं एक लफ्ज नहीं लिखूंगा, क्लियर है। फेसबुक लाइव पे आकर के आपसे डायरेक्ट बराह रास्त लाइव रूबरू हो रहा हूं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मैं जो बात बोलता हूं, जितना स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, जितना वक्तव्य मैं दे रहा हूं, जितनी बात मैं बता रहा हूं, उससे अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेरी आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। रह गया मुंशी जी वाला काम, लिखा पढ़ी वाला, तो वो उसके लिए मिरर क्लासेस नाम से ग्रुप बना हुआ है, और उसमें 3 ठेला मसाला डाला हुआ है। बेटा पन्ना पलटते रहो, रटते रहो, गिनते रहो उसको, उससे कुछ नहीं होगा। भेजा में कितना अटा वो देखो, और अगर भेजा में नहीं अटता है तो उसको बार बार काउंटर क्वेरी करो, सवाल पूछो, है ना। जितना पूछोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा पूछोगे उतना अच्छा होगा, क्लियर। तो कल जो है एनसीईआरटी का बचा कुचा हुआ प्रॉब्लम डिस्कशन, और नंबर 2
बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा। और फिर से हम रिपीट करते रहे कि अब तक सॉलिड स्टेट में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, अब तक टिल डेट जितना दिन से मैं फेसबुक लाइव पे बता रहा हूँ, वो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। कल जब आऊँगा तो क्वेश्चन डिस्कशन के लिए दे दूंगा वक्त, जितना होगा पूछना होगा अपना पूछिएगा। पूछते नहीं आप लोग, बड़ा अफसोसनाक है ना। क्योंकि यार बहुत लड़के को मैंने देखा है कि कोटा रिटर्न है या कोटा ही में पढ़ रहा है, क्वेरी क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत है मोलारिटी में। अबे तो मोलारिटी में दिक्कत है तो बिहार शरीफ में पढ़ लेता, फिर कोटा काहे के लिए गया? कोटा जाके भी तेरे को अगर मोलारिटी में दिक्कत है तो काहे के लिए इतना माँ बाप का पैसा खर्च किया? तो पड़ोसी से पढ़ लेना कहीं गाँव देहात में। कहने का मतलब है ना कि क्वेरीज आर सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू नीड टू आंसर, ये आस्क ईच एंड एवरी क्वेरी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल फिर 10 बजे। सवाल लेकर के आइएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर। खुदा हाफिज, बाय, गुड नाइट।